हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक का अगला यूनिट 2 कवर करेंगे, जो कि है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं, जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है हम वन बाई वन करके क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। साथ में हम इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें अगर रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन की, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम चलेंगे कि कैसे कैसे इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है या रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं। जब भी कोई रिसर्चर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वो सर्च करता है, तो उसको एक चीज़ चाहिए होती है, वो होता है हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम। यानी कि आपको उस प्रॉब्लम का क्या चाहिए होता है, सोल्यूशन। तो जब तक आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ों को क्या करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, नई नॉलेज को गेन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ज़रूरत होती है एक नीड की, एक प्रॉब्लम की या फिर एक क्वेश्चन की, जिस पे रिसर्चर क्या करता है, रिसर्च करता है। तो यहाँ पे वही बताया गया, द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइंटिफिक स्टडी। यानी कि आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए होता है एक रिसर्च प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम का आपको क्या करना रहता है, एक सोल्यूशन ढूंढना रहता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही बताया जाएगा कि कैसे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, असेस करेंगे, क्या रिसोर्सेज होंगे जिससे आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेप भी क्या रहेगा, ये भी इस सारे में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द इशू, डिफिकल्टी और नॉलेज गैप दैट रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट सिस्टमेटिकली। यानी कि यही बता रहा है कि ये क्या होता है, एक रिप्रेजेंट करता है कि कोई इशू है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी है या फिर कोई नॉलेज गैप है, जिसको रिसर्चर क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है एक सिस्टमेटिक वे में, जिससे उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सके। रिसर्च प्रॉब्लम हेल्प करता है रिसर्चर determine what to study, why it should be studied and how to study will be conducted। मतलब कि ये बताता है कि रिसर्च प्रॉब्लम कि कैसे आपको उसको पढ़ना है, ठीक है, क्या उसमें जानना है आपको, क्या नई चीज़ें उसमें आपको सर्च करनी है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको कंडक्ट करवाना है, वो सारी चीज़ें किससे मिलती है, रिसर्च प्रॉब्लम से। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम होगी तो रिसर्चर क्या करेगा, उसको हेल्प मिल जाती है कि हाँ उस प्रॉब्लम को उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि अगर हम बात करें, अ नर्स वर्किंग इन अ हॉस्पिटल may notice that post-operative patient frequently develop infection despite routine care। अब जो पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें जो नर्स क्या कर रही है, वर्किंग कर रही है हॉस्पिटल में, उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। यानी कि दिस ऑब्जर्वेशन में बी लीड अ रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे कि नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन अमंग द सर्जिकल पेशेंट। अब यहाँ पे ये बात कहा जा रहा था कि एक जो पेशेंट था, ठीक है, उसको सर्जरी हुई, तो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होता है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो हमारा क्वेश्चन यही पे बन रहा था कि जो रिसर्चर क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा उस क्वेश्चन को कि क्या ऐसे फैक्टर थे जो कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को कॉज कर रहे थे। तो ये आपका क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। द रिसर्च प्रॉब्लम एक्ट एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका ये भी है, जब हम लोग स्टेप पढ़ रहे थे रिसर्च प्रोसेस का, तो सबसे पहला क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड गाइड द इंटायर स्टडी इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो जब तक आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक आपका अगला जो स्टेप होगा वो फुलफिल नहीं होगा, यानी कि उसकी तरफ आप मूव ऑन नहीं करेंगे। अब बात करें अगर इसके डेफिनेशन की, तो रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट दैट आस्क्स व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो यहाँ पे यही बता रहा है सिंपल सा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, जो कि किसी भी स्टडी को लेकर उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, उसको क्या करता है, जस्टिफाई करता है। अब यहाँ पे अगर सिंपल मीनिंग समझे इसका, तो रिसर्च प्रॉब्लम इज अ इशू क्वेश्चन दैट नीड साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट टू फाइंड अ सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। सिंपल सा यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक इशू है या फिर एक क्वेश्चन है, जो कि रिसर्चर को क्या करना है, एक साइंटिफिक वे में उसका इन्वेस्टिगेशन करना रहेगा और उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है। उसके बाद आगे बढ़े तो जो दिया गया है हमारे सिलेबस में बताया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम एरिया को, तो आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्रिटिकल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। तो ये हमारा एक क्या होता है, एक क्रिटिकल स्टेप होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, वही कि जब हम रिसर्च प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर पहला स्टेप ही हमारा आ रहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये क्रिटिकल है। आप पहले तो आप क्या करेंगे, एक उसको फाइंड आउट करेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन करिए। तो it involve recognize an issue that need investigation and formulating it into a clear research question।
वही बताया गया है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए ताकि आप उसका इन्वेस्टिगेशन करें और एक नए नॉलेज या डाटा को क्या करें उसमें इंक्लूड कर सके। तो हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्स फॉर आइडेंटिफाई रिसर्च प्रोसेस, तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं ये देखते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस के भी सोर्स वहाँ पे ले सकते हैं कि आप एक्सपीरियंस बेस पे आपने जो वार्ड में आप काम कर रहे थे, जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था कि एक नर्स वार्ड में काम कर रही है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ पर उसने क्या किया, क्वेश्चन फाइंड आउट किया कि ऐसे कौन से फैक्टर थे जो कि उस पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान उसको इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे। तो एक क्या हुआ, एक्सपीरियंस बेस हो गया रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, जर्नल का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड आप जानते हो कि सोशल में क्या हेल्थ चल रहा है प्रॉब्लम, या फिर हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका क्या सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड, की कौन से ऐसी थ्योरी जो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है अभी वो एप्लीकेबल हैं और एक्चुअल में उनके एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस रिसर्च कोई स्टडी हुई है तो उनमें अगर कोई क्या आ रही है, पहले जो स्टडी हुई है कोई नई डाटा या फिर कोई नई रिसर्च हुई है उसमें इंक्लूड हुई है, तो वहाँ का भी एक क्या होता है, एक प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करके एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेंड इन नर्सिंग, अब नर्सिंग में क्या प्रोफेशनल ट्रेंड चल रहा है, हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो रिसर्च प्रोसेस या फिर रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो नर्सिंग से रिलेटेड ही लेकर चलेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलेबस दिया गया है आईएनसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो हम बेसिकली फोकस करेंगे कि नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हमारा हो गया क्या क्या सोर्सेज थे जहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद आगे बढ़े तो स्टेप इन आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, तो क्या क्या स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने, ऐसा नहीं कि आप कही गए, एक सिस्टमेटिक स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिव्यू लिटरेचर, अब मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम आई, अब उससे रिलेटेड जितने भी डाटा होंगे वो क्या करेंगे, आपको कलेक्ट करना रहेगा डाटा, डिफरेंट डिफरेंट आप रिसोर्सेज का यूज करेंगे, जैसे बुक हो गया, जर्नल हो गया, एक्सपर्टीज हो गए हैं, ठीक है, उनसे आप क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी होगा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे आइडेंटिफाई गैप इन द नॉलेज, अब जो आप क्या करेंगे, आपके पास डाटा आई, अब जो प्रॉब्लम है उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या गैप देखने को मिल रहा है, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन, तब लास्ट में आपका बनेगा एक रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी, अब ये आप देखेंगे कि जो भी आपने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी है या नहीं, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, टाइम है या फिर एक्सपर्टीज है, उनमें वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि हम वो कंडक्ट करा सकते हैं, जेन्युइन यानी कि क्वेश्चन आपका होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं, मेनी डायबिटिक पेशेंट डू नॉट फॉलो डाइटरी रिकमेंडेशन, तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारा क्या निकल के आएगा इसमें, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस डाइटरी कंप्लायंस अमंग द डायबिटिक पेशेंट, तो ये हमारा क्या हुआ, एक क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व हो रहा था कि जो पेशेंट हो रहे थे फॉलो नहीं कर रहे थे, अब हमें क्या उसमें ये दिखा के कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक रिसर्च का प्रॉब्लम हो गया या फिर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे बढ़े इसमें, तो इम्पॉर्टेंट एरिया नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ पर ये रिसर्च प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिया गया है नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, तो नर्सिंग प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस आपको देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पे क्यों जरूरी है नर्सिंग रिसर्च को, तो टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड क्लिनिकल नर्सिंग इंटरवेंशन, अगर नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या होगा, अगर कोई अगर बार बार क्या होता है अगर नई चीज़ें ले आया जाए तो उसमें क्या होगी, उसकी जो प्रैक्टिस होगी इम्प्रूव होगी, जब प्रैक्टिस इम्प्रूव होगा तो पेशेंट का जो केयर होगा वो भी इम्प्रूव देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इम्पैक्ट ऑफ अर्ली मोबिलाइजेशन आफ्टर सर्जरी, तो अर्ली मोबिलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर्जरी के बाद, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक हमारा क्वेश्चन हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो दूसरा यहाँ पे दिया गया है नर्सिंग एजुकेशन पे, नर्सिंग एजुकेशन पे क्यों जरूरी है नर्सिंग रिसर्च, ये हम बात करें, टू इम्प्रूव करिकुलम डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब ये हमारा एक एग्जांपल यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन नर्सिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कि इन क्वेश्चन क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जब कोई नर्सिंग स्टूडेंट ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। या फिर हम प्रॉब्लम की बात करें, इसमें अगला दिया है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अब नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों था, टू इम्प्रूव लीडरशिप,
स्टाफिंग, वर्कलोड, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली। तो नर्सिंग एडमिशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर में रिसर्च जरूरी इसलिए है कि ताकि जो लीडरशिप की क्वालिटी हो इम्प्रूव हो, स्टाफिंग का पैटर्न इम्प्रूव हो, वर्कलोड क्या उनका कम हो, जॉब सेटिस्फेक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बना रहे। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर समझें तो इम्पैक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द स्टाफ नर्स। अब मान लीजिए एक स्टाफ नर्स है, जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके वर्क परफॉर्मेंस पे क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें वहां पर क्या हो रही है, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर भी। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे भी रिसर्च जरूरी होता है कि वहां पर भी किया जा सके। तो किस लिए, टू अंडरस्टैंड द पब्लिक हेल्थ इशू एंड इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ताकि जो प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो भी इशू हो रहा है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन बन रहा है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ले तो इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग डेंगू। जब भी डेंगू को प्रिवेंशन की बात करें, अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है, तो उसका क्या इफेक्टिवनेस देखने को मिल रहा है, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। देखिए रिसर्च एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ईजिली आपको इसको क्या होगा, समझ में आ जाएगा, इतना भी बोरिंग नहीं है। अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहें तो ईजिली आप क्या करें, इमेजिन करें किसी भी टॉपिक के रिलेटेड या फिर किसी भी प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सर्च करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज क्या करना है, गेन करना है। तो उससे आपको क्या होगा, रिसर्च पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला जो दिया गया है इसमें, नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट। अब नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट में क्यों हम बात करें कि ऐसे कई नर्सिंग थ्योरी है जो कि ओल्ड हो गई हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब एप्लीकेबल नहीं हो पा रही हैं। तो उन पे क्या ड्रॉबैक आ रहे हैं, क्या उनको हटाया जा सके या फिर क्या उसमें नई चीज़ें ऐड की जा सके। तो वो भी क्या करता है, हेल्प करता है, नर्सेस को गाइड करता है प्रैक्टिस में, उसके एजुकेशन में और रिसर्च में। एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन जैसे देखें, टेस्टिंग नर्सिंग केयर थ्योरी इन क्लिनिकल सेटिंग। अब जो नर्सिंग केयर थ्योरी बनाई गई है उसको एक्चुअल जो क्लिनिकल सेटिंग में है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, उसको आप तभी जब परफॉर्म करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बना आपका और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन नर्सिंग रिसर्च की बात करें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है नर्सिंग रिसर्च में। तो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। इट क्लियरली एक्सप्लेन द इशू, कंसर्न या फिर गैप इन नॉलेज दैट रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट। ये यही बता रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये तो सिंपल सी बात है, जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि उस जो भी रिसर्चर होगा क्या उसको इन्वेस्टिगेट करना है, क्या उसको इशू को फाइंड आउट करना है, जो कंसर्न या फिर गैप की बात कर रहा है नॉलेज की, उसको कैसे वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इट फोकस ऑन द हेल्थ केयर इशू, पेशेंट केयर प्रॉब्लम, चैलेंजेस इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। एक आप एग्जाम्पल तौर से समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है कि क्या दिक्कत, क्या इशू आ रही है, उसको एक क्लियरली क्या करे, फाइंड आउट करने में। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेल्प करता है रिसर्चर टू, यानी कि प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट होगा रिसर्चर को कैसे हेल्प करता है, डिफाइन द फोकस ऑफ रिसर्चर, यानी कि वो डिफाइन करता है कि रिसर्चर को किस एरिया में फोकस करना है, किस पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक टॉपिक या फिर हम बात करें प्रॉब्लम को उस पर फोकस करना रहेगा। साथ में ये भी ये बताता है, एक्सप्लेन वाई द रिसर्च इज नीडेड, क्यों उस एरिया में या उस फील्ड में रिसर्च की ज़रूरत है, ये भी बताता है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। साथ में गाइड करता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड मेथडोलॉजी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है स्पेसिफिक गोल, उसको भी ये गाइड करता है बनाने में। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल से समझे तो, इन हॉस्पिटल नर्सेस में बी ऑब्जर्व डैट मेनी पेशेंट डेवलप प्रेशर अल्सर ड्यूरिंग लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हॉस्पिटल में नर्सेस क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन का पार्ट हुआ, ठीक है। अब अगर नर्सेस को क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देना है तो वो कैसे देगी, ये यहाँ पे देखिए, प्रेशर अल्सर रिमेन अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन अमंग द बेड रिटर्न पेशेंट डिस्पाइट रूटीन नर्सिंग केयर। ठीक है, तो नर्सेस क्या कर रही है, बता रही है कि जब भी पेशेंट क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम क्या कर रहा है, बेड रिटेन कर रहा है, तो उसमें ये केस देखने को मिल रहा है। तो आइडेंटिफाई फैक्टर द कंट्रीब्यूटिंग टू प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। तो अब हमारे पे यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ये तो हम क्या करें, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या था हमारा, आइडेंटिफाई करना है उस फैक्टर को जो कि प्रेशर अल्सर को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन हो गया है, और जो कि हमारा ये किस में आ रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि आपको एक प्रॉब्लम के स्टेटमेंट बताना है कि क्या चीज़ें हो रही है, कैसे उसको उसका प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद डेफिनेशन देख लें तो, a problem statement is a clear, concise description of an issue that need to be addressed through a research। ठीक है, तो ये एक कंसाइज वे में
क्या होता है, क्लियर एंड कंसाइज वे में जो भी इशू होता है फिर प्रॉब्लम होता है उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, सिंपल सा ऐसे समझिए। सिंपल में यहाँ पर भी बताया गया, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ रिटेन एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम दैट डिस्क्राइब द वेरिएबल टू द स्टडी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है कि क्या चीजें एक्चुअली में हमें रिसर्च करना है। उसके बाद पर्पज क्या है ये देख लेते हैं, क्यों हम करते हैं इसको। आइडेंटिफाई द रिसर्च फोकस, ठीक है, तो रिसर्च फोकस को आइडेंटिफाई करता है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि हेल्प करता है रिसर्च फोकस को आइडेंटिफाई करने में। हेल्प करता है फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देख लिया था कि जो प्रेशर अल्सर का पेशेंट था उसमें क्या फैक्टर थे जो कि उसको इन्फ्लुएंस करा, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, हाइपोथेसिस बनाने में भी हेल्प करता है। जस्टिफाई द नीड फॉर रिसर्च, अब किस लिए जरूरी है रिसर्च उस एरिया में या उस प्रॉब्लम में, उसको भी जस्टिफाई करता है। गाइड करता है रिसर्च प्रोसेस को भी। हेल्प इन डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ तक तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम कैसे बनाते हैं फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि हम कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, क्या उसका स्टेप होते हैं। यानी कि इसका यही मतलब है, आइडेंटिफाई, रिफाइनिंग एंड क्लियरली डिफाइंड इशू डैट नीड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उसको कैसे क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, रिफाइन करना है और उसको क्लियरली डिफाइन करना है जो भी हमारे पास इशू या प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। क्या इन्वेस्टिगेशन के स्टेप होते हैं, तो सबसे पहला जैसे क्या होता है, आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, ब्रॉड एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट होगा जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे लिटरेचर रिव्यू, जैसे कि आपके पास एक प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, कि प्रेशर अल्सर क्यों हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म जो बेड रिटर्न हो रहे हैं पेशेंट उनमें, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक का रेफरेंस लेंगे, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस वे या फिर आपके जो सीनियर वगैरह होंगे उनसे आप रिव्यू लेंगे, उनके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस आप डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ ये इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब तब आप जाके क्या करेंगे, दोनों को करेंगे, उनमें कंपेरिजन करेंगे और फिर उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आके बनेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे जब तक आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं आता था। तो प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप फॉर्मुलेट करेंगे। फिर एवल्यूएट करेंगे फैसिबिलिटी, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो जो भी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मतलब कि आइडेंटिफाई किया, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल बेस पे पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनके भी यहाँ पे। तो ये स्टेप याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, तो गुड रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्राइटेरिया होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला, जब भी अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम होता है तो उससे क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, अगर क्लियर रहेगा तो चीज़ें अच्छे से क्या होगा, अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिसर्चेबल होना चाहिए, यानी कि पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट, ऐसा नहीं कि आपने एक ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया जिसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये भी विशेष ध्यान रखना रहता है। सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल टू प्रैक्टिस या फिर हेल्थ केयर। अब जो भी चीज़ें आपने क्वेश्चन को फाइंड आउट किया, ऐसा नहीं कि उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ठीक है, अननेसेसरी आप कोई वैसी चीज़ें जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसका कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, आप उस पर क्या कर रहे हैं, रिसर्च करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो मीनिंगफुल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड फोकस्ड होना चाहिए, फिजिबल, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वो चीज़ विद इन अवेलेबल टाइम, रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज में। इथिकल होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है, जो भी पेशेंट के या फिर जो भी पार्टिसिपेंट है उसके राइट को ध्यान रखना है, उसके प्राइवेसी को मेंटेन रखना है जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन द एविडेंस या फिर ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे, जब भी आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो ये क्राइटेरिया आपको रहने चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पे फिनर क्राइटेरिया भी होता है। अब फिनर क्राइटेरिया क्या होता है ये देख लेते हैं। ये आपका वही पहले बताया, फिजिबल होना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम शुड बी द पॉसिबल टू कंडक्ट, ठीक है, जो जो भी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी हो कि वो कंडक्ट कराया जा सके। दूसरा, यानी कि आई का मतलब क्या होगा, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, टू मोटिवेट रिमेन, जो भी रिसर्चर होंगे उनको मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे टॉपिक पे आप क्या करें, रिसर्च करें। नोवेल होना चाहिए, यानी कि न्यू नॉलेज या फिर कंफर्म जो भी प्रीवियस फाइंडिंग है उनके बारे में आपको रिसर्च करना रहता है, मतलब कि नई नॉलेज या फिर ऐड करिए, या फिर जो भी प्रीवियस फाइंडिंग हो रहा है उसको इम्प्रूव करिए। ई फॉर इथिकल, यानी कि प्रोटेक्ट होना चाहिए जो पार्टिसिपेंट होंगे उसके राइट, प्राइवेसी एंड सेफ्टी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और रेलिवेंट होना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस एंड फ्यूचर रिसर्च के लिए। तो ये फिनर क्राइटेरिया होता है एक गुड रिसर्च का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपल में समझे यहाँ पे, तो फिनर क्राइटेरिया इंश्योर डैट अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ प्रैक्टिकली मीनिंगफुल, इथिकल एंड यूजफुल फॉर इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे इजीली समझा दिया गया है कि ये क्या होता है। उसके बाद अगला जो है हमारा टॉपिक है रिसर्च क्वेश्चन।
अब यहीं पे बन रहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, सेम चीज़ें आपको देखने मिलेगी रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, इट इज अ क्लियर एंड फोकस्ड क्वेश्चन दैट वी रिसर्चर वांट टू बी आंसर थ्रू अ स्टडी। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या फिर जो भी क्वेश्चन होता है, रिसर्चर को क्या करना है, उस पर आंसर चाहिए होता है। तो वो हो गया हमारा रिसर्च क्वेश्चन। इसके भी डिफरेंट टाइप है, इसलिए हमने यहाँ पे बताया इसको। तो अगर हम बात करें, ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट टाइप्स ही है, टाइप्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिसर्च के क्या टाइप्स है, डिफाइन करना है रिसर्च क्वेश्चन, फिर रिसर्च क्वेश्चन के क्या टाइप हैं उसको आपको बताना रहेगा, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया गया है। साथ में इट हेल्प डिफाइन द पर्पज डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो उसमें ये हेल्प करता है। टाइप्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला जो टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, एम टू डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक कंडीशन एंड सिचुएशन इन अ पॉपुलेशन। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसका मेन फोकस करता है किसी भी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना, उसको बारे में बताना। ठीक है, डिस्क्राइब करना मतलब कि उसके बारे में बताना, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, कंडीशन क्या सिचुएशन है, उस जो भी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, हमें जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब द पर्पज इज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फिनोमेना विदाउट एग्जामिन रिलेशन एंड कॉजेस। ठीक है, तो ये बिना एक दूसरे रिलेशन, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम को फाइंड आउट किए, अब जो उसके रिलेटेड जो भी डाटा होगा उससे क्या करेगा, ये रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, उस या फिर जो भी चीज़ें उसके पास है उसमें कंपैरिजन नहीं करेगा, ना ही उसमें कोई चीज़ देगा कि हाँ उससे रिलेवेंट है या नहीं है। तो ये क्या होगा, हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगा। इसमें याद ध्यान रखिएगा, विदाउट एग्जामिन रिलेशनशिप या फिर कॉजेस, उसमें जो भी वो डाटा करेगा एक दूसरे से रिलेट नहीं, बिना किए ही क्या करेगा, उसको फाइंड आउट करेगा। अब जैसे एग्जांपल से देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन कंडीशन या फिर फिनोमेना को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। डोंट टेस्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। अब जो भी वेरिएबल होगा उसमें क्या होगा, रिलेशनशिप इसमें टेस्ट नहीं करता, बिना टेस्ट स्टार्ट कर देता है। ऑफन यूज इन सर्वे रिसर्च, तो ये किस में यूज होता है, सर्वे रिसर्च में यूज होता है। एग्जाम्पल में जैसे देखें, व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन अमंग द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। अब तब यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक नई क्वेश्चन को जनरेट कर रहा है कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में। ठीक है, बिना किसी उससे रेलिवेंट डाटा के, कि हाँ चलो मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन के रेट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उसमें क्या रहा है, उन्होंने रेलिवेंट नहीं किया, तो रिलेशनशिप इसमें वेरिएबल में नहीं देखा, उसने डायरेक्ट क्या किया, एक क्वेश्चन को पुटअप कर दिया कि व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन अमंग द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। उसके बाद दूसरा जो आता है कंपेरेटिव रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि ये क्या क्या कंपेयर करेगा, उसमें क्या होता है कंपेयर नहीं करता है, इसमें क्या है कंपेयर करेगा। तो कंपेयर टू या मोर ग्रुप टू आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन देम। क्या उसमें क्या है, डिफरेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपेरेटिव रिसर्च क्वेश्चन। इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हो गए, इन्वॉल्व टू या मोर ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फोकस ऑन डिफरेंट इन वेरिएबल, ऑफन यूज इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंपेरेटिव स्टडी के में यूज होता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल से जैसे यहाँ देखिए, इज देयर अ डिफरेंस इन स्ट्रेस लेवल बिटवीन द मेल एंड फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट। तो क्या डिफरेंस है या नहीं, ये आपका क्या बन रहा है, एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, कि नर्सिंग स्टूडेंट में जो मेल स्टूडेंट है या फिर फीमेल स्टूडेंट है, क्या उनमें सेम लेवल का स्ट्रेस होता है या फिर डिफरेंट लेवल का स्ट्रेस होता है। तो ये क्वेश्चन आप भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कॉलेज में, क्या करना है वहाँ पर भी आप इसको क्या करते हैं देख सकते हैं, कि जो भी आप स्ट्रेस का लेवल होगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, असेस करेंगे कि हाँ नर्सिंग स्टूडेंट मेल में अगर ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है या फिर फीमेल में ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो ये एक अपने लिए भी आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, तो ये आपके लिए भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अगला जो टाइप दिया गया है रिलेशनशिप या फिर को रिलेशनल रिसर्च क्वेश्चन। अब दिस रिसर्च इज अ क्वेश्चन एग्जामिन द रिलेशन एंड एसोसिएशन बिटवीन टू या मोर वेरिएबल। उसमें क्या कर रहा है, ऑलरेडी उसको पता है कंपेयर करना है किसके बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में, पर इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उसमें रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टडी को रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। अब जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके बीच में स्टडी को, यानी कि रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए स्टडी की जा रही है कि क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि हमने नर्सिंग थ्योरी पढ़ी थी, कि नर्सिंग थ्योरी जो एग्जाम्पल हमने दिया था कि नर्सिंग थ्योरी और जो क्लिनिकल उसका एप्लीकेशन है, तो क्या दोनों में मतलब कि जो रिलेशनशिप है या नहीं है। तो उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए रिलेशनशिप या फिर को रिलेशनल रिसर्च क्वेश्चन बनता है। डू नॉट प्रूव कॉज एंड इफेक्ट को ये प्रूव नहीं करता। ऑफन यूज इन ऑब्जर्वेशनल स्टडी में इसका यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा किसमें किसका यूज हो रहा है। जैसे कि ये आपका जो आपका कंपरेटिव वाला था एक्सपेरिमेंटल एंड कंपरेटिव या फिर स्टडी के लिए कर रहे थे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाला जो था आपका सर्वे रिसर्च के लिए कर रहे थे, ये आप विशेष कर एग्जाम पे लिखेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स वर्कलोड एंड पेशेंट सेफ्टी। क्या रिलेशनशिप है नर्स वर्कलोड और पेशेंट को सेफ्टी को लेकर, कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद अगला जो टाइप दिया गया है कैजुअल सॉरी कॉजुअल रिसर्च
क्वेश्चन, यानी कि जो कॉजल रिसर्च क्वेश्चन होता है, एम टू डिटरमाइन द कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, यानी कि ये उस कॉज या फिर इफेक्ट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, जो भी उस रिलेशनशिप में बताता है, जो भी वेरिएबल होता है उनके बीच में क्या इफेक्ट या फिर क्या रिलेशन कॉजेस होता है उसको ये डिफाइन करता है। डज वन वेरिएबल कॉज अ चेंज इज अनदर, क्या एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज होता है। इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या उस पर डिपेंडेंट है, जैसे मान लीजिए कि हैंड हाइजीन क्या करता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन कंट्रोल को, कि क्या ये सही है कि नहीं, डिपेंडेबल है कि नहीं, कितना उसके पास फैक्ट है या नहीं है, उसके बारे में हम बता रहा था। उसके बाद डिटरमाइन करता है कॉज एंड इफेक्ट को, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, डज हैंड हाइजीन ट्रेनिंग रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अमंग द पेशेंट, तो ये वही बता रहा है कि क्या हैंड हाइजीन ट्रेनिंग जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उस पेशेंट में वो कम करता है या नहीं, ये आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन बना रहा है। तो ये आपका कैसा क्वेश्चन है, कॉजिबल रिसर्च क्वेश्चन, जिसमें आपके कॉजेस और इफेक्ट दोनों को ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद अगला जो आता है आपका टाइप है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन, जैसे कि नाम से पता चला है एक्सप्लोर, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा कैसा होगा, इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास एक लिटिल इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक लिटिल इन्फॉर्मेशन होगा अवेलेबल अबाउट द टॉपिक। अब द पर्पज ऑफ एक्सप्लोर द गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना, यानी कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, ताकि आपको एक डीप नॉलेज मिल सके उस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, यूज टू एक्सप्लोर न्यू एंड प्योरली अंडरस्टैंड, जो प्रॉब्लम होगा उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद ऑफन इन्वॉल्व इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और फोकस ग्रुप, ठीक है। तो हमेशा ये इन्वॉल्व होता है, एक ग्रुप के बीच में हो सकता है, इंटरव्यू इंटरव्यू बेस पे हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल वे पे हो सकता है। हेल्प करता है जनरेट न्यू आइडिया इन थ्योरी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ डू पेशेंट परसीव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल, तो ये क्वेश्चन बन रहा था हमारा कि कैसा पेशेंट परसीव कर रहा है जब वो हॉस्पिटल में आता है, तो उसके कैसे क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर उसको मिल रही है। उसके बाद हम बात करें फॉर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो क्या फॉर्म होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, ये देख लेते हैं। तो दो फॉर्म में होते हैं बेसिकली, पहला जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है, जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होता है, यानी कि इन दिस फॉर्म द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिटन एज ए क्वेश्चन, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाता है, एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जाता है। इट क्लेरिफाई आस्क व्हाट अ रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट, ये क्लेरिफाई करता है कि रिसर्चर क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। जैसे एग्जांपल है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स वर्कलोड एंड पेशेंट सेफ्टी इन हॉस्पिटल वार्ड, तो ये क्या है, क्वेश्चन बना रहा है, तो क्वेश्चन फॉर्म में इसको हो रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। दूसरा इसमें क्या है, यूज किसमें किया जाता है, दिस फॉर्म इज ए कॉमनली यूज व्हेन डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड गाइडिंग द स्टडी, ठीक है। तो ये बेसिकली तब किया जाता है कोई जब हम क्वेश्चन को क्या करें, डेवलप करना रहता है और कोई स्टडी वगैरह को गाइड करना रहता है। वहीं अगर हम बात करें डिक्लेरेटिव फॉर्म, जो कि हमारा स्टेटमेंट फॉर्म होता है, इन दिस फॉर्म द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिटेन एज ए स्टेटमेंट, तो ये क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है। डिस्क्राइब द इशू टू विद द स्टडी, यानी कि वो प्रॉब्लम को क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से उसको डिस्क्राइब करेगा, ना कि एक शॉर्ट क्वेश्चन बना देगा कि हाँ ये क्वेश्चन है उसका फाइंड आउट करना है, ये आपको बताएगा एग्जैक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो दिस स्टडी एम टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स वर्कलोड एंड पेशेंट सेफ्टी इन द हॉस्पिटल, तो ये आपका क्या हुआ, एक स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। यूजेस क्या होते हैं, दिस फॉर्म इज ए कॉमनली यूज टू रिसर्च प्रपोजल, या फिर रिसर्च रिपोर्ट को बनाना रहता है तब ये फॉर्म यूज किया जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। नोट क्या है, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैन बी रिटन आइदर एज अ क्वेश्चन फॉर्म में या फिर एक स्टेटमेंट फॉर्म में टू क्लियरली डिस्क्राइब द रिसर्च प्रॉब्लम, तो जब भी स्टेटमेंट लिखते हैं या तो हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, जो कि क्लैरिफाई करता है क्या रिसर्च प्रॉब्लम मिला है, आइडेंटिफाई हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में जो हमारा अगला पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं, जो कि हमारा क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है आपका, और रिसर्च हाइपोथेसिस बचा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे अच्छे से विथ एग्जाम्पल के साथ, ताकि ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाए।